एक छोटे से लड़के ने एक दिन अपने पिता बाहू से कहा कि उसे माँ चाहिए। ये बात उसके दिल से निकली थी, इसीलिए अगले ही दिन बाहू एक औरत को घर ले आया। उस औरत को देखते ही लड़की की आंखों में खुशी छलक पड़ी। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसे माँ कहकर पुकारा। उसने ये भी वादा किया कि आगे चलकर वो एक आज्ञाकारी और आदर्श बेटा बनेगा। लेकिन उस औरत का चेहरा कुछ अजीब सा जाना पहचाना लग रहा है। जब बाहू वापस लौटा तो लड़के ने उससे कहा, हम चाहे कितने भी निडर क्यों ना हो, लेकिन किसी राजकुमारी को यूं ही उठाकर घर तो नहीं ला सकते हैं ना। तभी सच्चाई सामने आई। लड़के ने बताया कि उसने उस औरत को एक दिन पहले मंदिर में देखा था। वहां एक युवा भिक्षु ने उसे बताया कि वह औरत वर्तमान राजकुमारी है। ये सुनकर बाहू को याद आया कि जब वे उसे बांध कर ला रहे थे तब रास्ते में सेवक उसे महारानी कहकर पुकार रहे थे। ये याद आते ही बाहू के पैरों तले की जमीन खिसक गई और वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। दरअसल बाहू एक अजीब से पेशे में माहिर है जिसे दुल्हन पैक करना कहते हैं। उस समय यदि कोई विधवा किसी पुरुष से प्रेम करती है तो वह खुलेआम अपना घर नहीं छोड़ सकती। ऐसे में वे लोग बाहू जैसे आदमी को पैसे देकर उस स्त्री को चुपचाप पैक करवा कर उसके प्रेमी तक पहुंचवा देते हैं। जब परिवार उसे त्याग देता है तो दोनों बिना किसी रुकावट के साथ रह सकते हैं। एक दिन बाहू के साथी ली को एक और काम मिला। इस बार ग्राहक एक युवा विधवा है और उसने भारी रकम देने का वादा किया है। कुछ हिचकिचाने के बाद बाहू मान गया, लेकिन रास्ता गलत पड़ जाने की वजह से ली से भयानक भूल हो गई। गलती से वे लोग राजकुमारी का ही अपहरण कर बैठे। इत्तेफाक से जिस विधवा को लाना था वो भी किसी मुसीबत में फंस गई। मजबूरी में बाहू को राजकुमारी को अपने घर लाना पड़ा। उधर राजकुमारी के ससुराल वालों को जब उसके लापता होने का पता चला तो वे राजा को सूचना देना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें रोक दिया। परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसने चुपचाप राजकुमारी की तलाश करने का फैसला किया। लेकिन तभी राजा ने अचानक घोषणा कर दी कि उसे अपनी बहू की याद आ रही है और अगले ही दिन उसे दरबार में लाया जाए। ये सुनकर प्रधानमंत्री के माथे पर बल पड़ गया। एक ही दिन में वो राजकुमारी को कहां से लाए। इधर बाहू भी परेशान है। राजकुमारी का अपहरण ऐसा अपराध है जो 9 पीढ़ियों का विनाश कर सकता है। उसने सोचा कि चुपचाप राजकुमारी को वापस छोड़ देगा, लेकिन तभी उसे पता चला कि प्रधानमंत्री ये अफवाह फैला चुका है कि राजकुमारी ने अपने दिवंगत पति के प्रति निष्ठा दिखाते हुए आत्महत्या कर ली है। यह खबर बाहू पर वज्रपात की तरह गिरी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसे फिर से राजकुमारी को लेकर भागना पड़ा। राजकुमारी को लगा कि बाहू ने मन बदल लिया है और अब वो उसे वापस नहीं भेजना चाहता। लेकिन जब बाहू ने सच्चाई बताई तो वो सन्न रह गई। राजकुमारी ने गिड़गिड़ा कर कहा कि वो उसे महल पहुंचा दे। वो अपने पिता राजा से कहकर उन्हें माफ करवा देगी, लेकिन बाहू को उसके शब्दों पर भरोसा नहीं हुआ। इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए वो उसे एक गुफा में ले गया। पहले तो उसने उसे मार देने तक का विचार किया, लेकिन इंसान की जान लेने की हिम्मत वो नहीं जुटा सका। अंततः उसने उसे मानव तस्करों को बेचने का फैसला किया। उसकी सुंदरता देखकर तस्कर भी घबरा गए, लेकिन बाहू ने कहा कि वह मानसिक रूप से बीमार है और खुद को राजकुमारी समझती है। तस्करों ने उसकी बात मान ली और 3 तोले चांदी में उसे खरीद लिया। इस तरह एक आदमी ने राज्य की राजकुमारी को मात्र 3 तोले में बेच दिया। सौदा होते ही बाहू का छोटा बेटा दोआब दौड़ता हुआ आया और तस्करों को रोकने लगा। गुस्से में बाहू ने उसे धक्का दे दिया और उसे उठाकर वहां से चला गया। राजकुमारी पूरी तरह टूट गई। तभी एक तस्कर ने उसकी सुंदरता के मोह में उस पर हाथ डालने की कोशिश की। अचानक एक आवाज ने उसे रोक दिया। बाहू वापस आ चुका है। उसने पैसे लौटाए और राजकुमारी को सुरक्षित महल पहुंचाने का निश्चय किया। दोआब ने जब राजकुमारी को सुरक्षित देखा तो खुशी से उसके गले लग गया। राजकुमारी ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। उधर राजा और महारानी प्रधानमंत्री के घर पहुंचे। महारानी को यकीन नहीं कि उनकी बेटी आत्महत्या कर सकती है। उन्होंने बेटी का शव देखने की मांग की, लेकिन प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। कमजोर दिल वाला राजा भी चुपचाप मान गया। महारानी ने राजकुमारी की दासी से पूछताछ की, लेकिन दुर्भाग्य से उसने भी आत्महत्या की बात दोहरा दी। अगले दिन बाहू राजकुमारी को महल लौटाने निकला, लेकिन रास्ते में प्रधानमंत्री के सैनिकों से सामना हो गया। अंकल डिक ने उसे भागने के लिए कहा। सैनिकों को आदेश मिला है कि राजकुमारी को पकड़कर मार दिया जाए। ये सुनकर राजकुमारी सन्न रह गई।
जैसे जैसे सैनिक पास आते गए, तीनों ने सांस रोक ली। उसी क्षण अचानक एक आदमी सामने आया। एक ही झटके में उसने सभी सैनिकों को धराशायी कर दिया। फिर उसने अपना मुखौटा उतारा। राजकुमारी को देखते ही वो चिल्ला उठा। बाहु समझ गया कि अब राजकुमारी को कोई बचाने वाला मिल गया है। उसने अपने बेटे को पकड़ा और वहां से निकलने का इशारा किया, लेकिन तभी नुनजियांग ने तलवार बाहु के गले पर रख दी। वो सब कुछ बाहु पर थोपते हुए उसे दोष देने लगा। इसी बहस के बीच और सैनिक आ पहुंचे। नुनजियांग ने पीछे रुककर उन्हें रोकने का निश्चय किया और बाहु राजकुमारी को लेकर भाग निकला। काफी देर तक पीछा छुड़ाने के बाद वे महल के द्वार तक पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। भेस बदले सैनिक घात लगाए बैठे हैं। इस रास्ते से महल में प्रवेश असंभव है। तीनों निराशा में डूब गए। उधर नुनजियांग घर लौटकर अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाया। उसने राजकुमारी को छोड़ देने की विनती की। उसने वादा किया कि वो उसे ऐसी जगह छिपा देगा जहां कोई उसे पहचान न सके, जहां वो गुमनामी में अपनी जिंदगी जी सके। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए ये अस्वीकार्य है। उन्होंने राजा से झूठ कहा था कि राजकुमारी मर चुकी है। अब उस झूठ को सच बनाना ही एकमात्र रास्ता है। नुनजियांग कितना भी विरोध करता रहा, कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा योजना बिगाड़ने के डर से उन्होंने उसे ही कैद कर दिया। इधर महल में छोटा देओब दासियों को छेड़ रहा है। वो पानी में पत्थर फेंक कर उन्हें परेशान कर रहा है। इतने में एक दासी खड़े होकर उसे डांटने लगी, लेकिन शरारती देओब बिल्कुल भी नहीं डरा। उल्टा उसने कमर मटका कर उसका मजाक उड़ाया। जब दासी उसे सबक सिखाने दौड़ी, तभी हम देखते हैं कि राजकुमारी उसी दासी के भेष में खड़ी है। दासी के वेश में भी वो बेहद सुंदर लग रही है। देओब की नजर उस पर पड़ते ही वो पल भर को ठहर गया। उस सुंदरता को अनदेखा करना असंभव है, लेकिन अब उनके बिछड़ने का वक्त आ चुका है। दोनों जानते हैं ये विदाई टाली नहीं जा सकती। राजकुमारी ने बाकी दासियों के साथ महल में प्रवेश करने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि द्वार पर पहचान चिन्ह जांचे जा रहे हैं, वो घबरा गई। उसी क्षण देओब आगे बढ़ा। उसने चुपके से एक टोकन निकालकर पहरेदारों को दे दिया। राजकुमारी ने जल्दी से उसे आगे बढ़ाया। संदेह में पड़े पहरेदार ने पूछा, ये लड़का कौन है? राजकुमारी ने झूठ बोल दिया, ये महल में सेवक है। पहरेदार मान गया और दोनों को भीतर जाने दिया। एक शांत जगह पर पहुंचकर राजकुमारी ने पूछा, तुम मेरे पीछे क्यों आए? आंसुओं से भरी आंखों से देओब बोला, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सका। राजकुमारी ने बेबस होकर लंबी सांस ली। महल की दीवारों के बाहर बाहु अपने बेटे को ढूंढ रहा है। थोड़ी देर में उसे समझ आ गया, देओब राजकुमारी के पीछे गया है। जब तक वो उस दरवाजे तक पहुंचा, सारी दासी अंदर जा चुकी थी। अब वो सिर्फ इंतजार कर सकता है। महल के भीतर राजकुमारी ने एक दासी को अपनी माँ यानी राजमाता को देने के लिए एक गहना सौंपा। उसे उसकी निजी सेविका के हाथों पहुंचाने को कहा, लेकिन वो गहना गलत हाथों में पहुंच गया। वो राजकुमारी की अपनी दासी के पास चला गया। उसी रात जब राजकुमारी अपनी माँ से गुप्त भेंट के लिए पहुंची, तो सामने उसकी माँ नहीं बल्कि अपनी ही सेविका को देखकर सन्न रह गई। उसी क्षण राजकुमारी को एहसास हुआ कि उसका संदेश कभी उसकी माँ तक पहुंचा ही नहीं था। उसके दिल में एक ठंडी सी टीस उठी, जैसे कोई उम्मीद अचानक बुझ गई हो। तभी दासी ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, आपको महल वापस नहीं आना चाहिए था। अगर राजा को पता चल गया कि आप अभी जीवित हैं, तो प्रधानमंत्री पर अपने ही राजा को धोखा देने का अपराध लगेगा। दासी ने आगे कहा, राजा का अपमान करने की सजा बहुत भयानक होती है। वो न केवल प्रधानमंत्री को बल्कि उसके पूरे खानदान को मौत के घाट उतार सकता है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा है। वो बोली, लेकिन इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री चुपचाप मौत का इंतजार नहीं करेगा। वो विद्रोह के लिए सेना भी खड़ी कर सकता है। दासी ने राजकुमारी की ओर देखते हुए पूछा, क्या आप इतने बड़े विनाश का बोझ अपने दिल पर उठा पाएंगी? ये सुनकर राजकुमारी चुप हो गई। उसके पास कोई उत्तर नहीं है। दासी एक कदम और पास आई और बोली, इस दुनिया के लिए आप पहले ही मर चुकी है। कई बार दया से भरी चुप्पी ही एकमात्र सुरक्षा बन जाती है। उसी पल अचानक राजा स्वयं वहां पहुंचे। दासी ने तुरंत आगे बढ़कर राजकुमारी को अपने पीछे छिपा लिया, लेकिन राजा की पैनी निगाहों से कुछ भी नहीं छिप सका। उसने सामने खड़ी आकृतियों को देखा और आदेश दिया कि वे अपना सर उठाए। जैसे ही राजकुमारी ने सर उठाया, राजा ने एक झलक देखी और तुरंत मुंह फेर कर वहां से चला गया। राजकुमारी वही
जड़ बनी खड़ी रह गई। उसके भीतर निराशा की एक ठंडी लहर दौड़ गई, मानो सब कुछ खत्म हो चुका है। महल के बाहर बाहु बेचैनी से इंतजार कर रहा है। तभी उसने देखा कि राजकुमारी देओब के साथ बाहर निकल रही है। वो आगे बढ़ा ही था कि उसकी नजर पीछे से छाया में दबे एक आदमी पर पड़ी, जो चुपचाप उनका पीछा कर रहा था। बाहु ने बिना एक पल गवाए उसे एक ही घूंसे में जमीन पर गिरा दिया। अगले दिन बाहु, देओब और राजकुमारी तीनों ने एक साथ शहर छोड़ दिया। कुछ दूर जाने के बाद बाहु और उसके बेटे ने राजकुमारी से विदा ली। वे नहीं जानते कि उसके दिल में कितना तूफान चल रहा है। अकेली और टूट चुकी राजकुमारी ने दुख से घिरकर खुद एक ऊंची चट्टान से नीचे कूद गई। वो नीचे बहती नदी में जा गिरी और पानी की लहरों ने उसे अपने भीतर समेट लिया। उसी नाजुक क्षण में बाहु वहां पहुंचा। उसने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगाई और उसे घसीट कर किनारे ले आया। राजकुमारी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसे जीवित देखकर बाहु ने राहत की सांस ली और थक कर उसके पास ही जमीन पर लेट गया। कुछ ही देर में देओब दौड़ता हुआ आया। वो रोते बिलखते अपने पिता से लिपट गया। सिसकते हुए बोला, मुझे अब माँ नहीं चाहिए, मुझे बस आप सुरक्षित चाहिए। बाहु ने बेटे को सीने से लगाया, उसके आंसू पोंछे और भरोसे से कहा, मैं नहीं मरूंगा। ये सुनकर देओब थोड़ा शांत हुआ। फिर वो राजकुमारी की ओर मुड़ा और उसे विनती करने लगा, कृपया वादा कीजिए कि आप फिर कभी अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करेंगी। अगर आपने ऐसा किया तो पिता आपको बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। राजकुमारी का दिल भर आया। उसने सिर हिलाकर अपना वादा किया। उस रात बाहु ने आग जलाई ताकि वे अपने गीले कपड़े सुखा सके। देओब अब भी भावुक है और बार बार राजकुमारी को महारानी कहकर बुला रहा है। बाहु ने सख्ती से उसे टोका और कहा कि बाहरी लोगों के सामने उसे कभी राजकुमारी नहीं कहना है। देओब ने मासूमियत से पूछा, तो फिर मैं उन्हें क्या कहूँ? कुछ देर सोचने के बाद वो झिझकते हुए राजकुमारी की ओर मुड़ा और बोला, क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? बाहु ने उसे शरारती कहकर डांटा, लेकिन तभी उसने देखा कि राजकुमारी के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान है। उसने धीरे से कहा, तुम मुझे कह सकते हो। देओब खुशी से उछल पड़ा। खाने के समय उसने उसके बैठने से पहले कुछ स्टूल साफ किया, जैसे कोई सच्चा बेटा अपनी माँ की सेवा करता हो। देओब के सपनापन को देखकर बाहु मन ही मन हंसा और सोचा, माँ मिलते ही इस लड़के ने अपने पिता को ही भुला दिया। खाने के बाद बाहु ने एक बिचौलिए की मदद से एक जर्जर सा आंगन वाला घर खरीदा, जहां वे कुछ समय के लिए रह सके। साफ सफाई और मरम्मत के बाद वो घर किसी तरह रहने लायक बना। बाहु काम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन गरीब देहात में मजदूरों की कोई कमी नहीं है। कई दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिला। मजबूरी में उसने एक अमीर घर से थोड़ी चोरी की और उस पैसों से मांस खरीदा। वो और उसका बेटा भूख से खाने पर टूट पड़े, लेकिन राजकुमारी ने एक और भी नहीं खाया। बात बढ़ गई और बहस होने लगी। नासमझ देओब ने अचानक कह दिया कि राजकुमारी उसकी माँ है। ये सुनते ही राजकुमारी सन्न रह गई। उसका चेहरा उतर गया। वो बिना कुछ कहे उठ गई और बाहर चली गई। जब बाहु उसे ढूंढने गया तो वहां केवल उसकी जूतियां पड़ी मिली। पिता और पुत्र ने हर जगह तलाश की, लेकिन राजकुमारी कहीं नहीं मिली। आखिरकार आधी रात के करीब राजकुमारी वापस लौटी। उसका पूरा शरीर मिट्टी से सना हुआ है, जैसे वो किसी लंबे और कठिन लड़ाई से होकर आई हो। बाहु घबराकर उसके पास आया और पूछने लगा कि क्या वो ठीक है, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चिंता को हल्के से टाल दिया। इसके बजाय उसने बताया कि उसने अपने कुछ कपड़े बेचकर पैसे जुटाए हैं और एक सराय में बर्तन भी धोए हैं। ये सुनकर बाहु और देओब दोनों अवाक रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कभी महलों में पली बड़ी राजकुमारी ऐसा कर सकती है। राजकुमारी ने साबित कर दिया कि चोरी या झूठ के बिना भी जिंदा रहा जा सकता है। उसने बाहु से वादा करवाया कि वो आगे से कभी देओब को चोरी जैसे कामों में नहीं घसीटेगा। एक समय की शाही राजकुमारी को इस हद तक झुकते देख बाहु के पास मान जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ समय के लिए जीवन शांत हो गया। जो राजकुमारी कभी रेशमी वस्त्रों और दासियों से घिरी रहती थी, वो अब मामूली मजदूरी पर सराय में काम करने लगी है। कमाई बहुत कम है, लेकिन उसके मन को एक अजीब से शांति मिल रही है। घर आकर वो बाहु और देओब के कपड़ों को धोने में भी हाथ बटाने लगी। हालांकि कपड़े धोते वक्त वो उससे फट गए। इन साधारण और सामान्य दिनों ने उसे अनजाने में ही खुश कर दिया। एक दिन वे तीनों बाजार गए। राजकुमारी एक जिज्ञासु बच्चे की तरह
हर चीज को देखकर रोमांचित हो उठती है। ये चखना है, वो देखना है। उसकी आंखों में नई दुनिया की चमक है। तीनों हंसते हंसते बेफिक्र होकर टहलने लगे, ये जाने बिना कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे लोग उनके पीछे हैं जिन्हें राजा ने स्वयं भेजा है। राजा जिसने महल में अपनी बेटी को जीवित देख लिया था, अब एक भयानक निर्णय ले चुका है। उसने शक्तिशाली प्रधानमंत्री को गिराने के लिए अपनी ही बेटी की बलि देने का निश्चय कर लिया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे राजकुमारी के ठिकाने की जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंचा दे, ताकि उसके हाथों में उसकी मृत्यु का ठोस प्रमाण आ जाए। जब राजकुमारी, बाहु और देओब घर लौट रहे हैं, तभी अचानक नुनजियांग सामने आ पहुंचा। उसने तलवार निकालकर बाहु पर वार किया। बिना एक पल सोचे राजकुमारी आगे बढ़ी और बाहु के सामने खड़ी हो गई और वार को रोक लिया। फिर उसने बाहु से विनती की कि वो देओब को घर ले जाए और उसे नुनजियान से अकेले बात करने दे। नुनजियान ने उससे वापस चलने की गुहार लगाई। उसने कसम खाई कि वो अपने पिता प्रधानमंत्री को मना लेगा और उसकी जान बचा लेगा, लेकिन राजकुमारी ने सिर हिला दिया। उसने शांत स्वर में कहा, मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। मेरे पिता के लिए, इस दुनिया के लिए मैं अब अस्तित्व में ही नहीं हूँ। तब यह सच्चाई सामने आई कि राजकुमारी और नुनजियान बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। वे साथ बड़े हुए, गहरे दोस्त बने और अब उनके परिवारों ने उनकी विवाह की योजना भी बनाई थी। लेकिन किस्मत ने करवट ली। प्रधानमंत्री ने राजा को मना लिया और राजकुमारी का विवाह अपने बड़े भाई से करवा दिया। इस तरह वे दोनों एक दूसरे से छीन लिए गए। नुनजियान आज भी उसे गहराई से प्रेम करता है, लेकिन राजकुमारी समझ चुकी है कि अब उनका रिश्ता अतीत बन चुका है। उसने उसे विनती की कि वो अब खुद को और खतरे में न डाले। इधर देओब रोता रोता अपने पिता से कह रहा है कि अगर राजकुमारी नुनजियान के साथ चली गई तो उसकी मौत तय है और तब वो उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। गहरी सोच के बाद बाहु ने फैसला किया कि वो राजकुमारी को वापस लाएगा। जब राजकुमारी और नुनजियान अब भी बहस कर ही रहे थे, तभी बाहु वहां पहुंचा। उसने नुनजियान को धक्का देकर अलग किया। दोनों पुरुषों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई, लेकिन तभी अचानक हत्यारे प्रकट हो गए। उन्होंने राजकुमारी को बेहोश कर दिया और उसे उठा ले गए। दोनों पुरुषों ने उनका पीछा करना चाहा, लेकिन रास्ता रोक लिया गया। मजबूरी में नुनजियान हत्यारों को रोकने के लिए वहीं रुक गया, जबकि बाहु जान की बाजी लगाकर राजकुमारी को बचाने दौड़ पड़ा। कठिन संघर्ष के बाद वे राजकुमारी को बचाने में सफल तो हो गए, लेकिन नुनजियान गंभीर रूप से घायल हो गया। बाहु उसे उठाकर अपने घर ले आया। उसी क्षण उसे एहसास हो गया कि अब वे इस घिरते खतरे से और ज्यादा भाग नहीं सकते। कुछ दिनों के आराम के बाद नुनजियान की चोटें धीरे धीरे भरने लगी। दर्द कम हुआ, लेकिन हालात की गंभीरता अभी वैसे ही बनी हुई है। राजकुमारी को खुले तौर पर महल वापस पहुंचाने के लिए नुनजियांग और बाहु ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने जानबूझकर परिवार के गोदाम में आग लगा दी और शोर मचाया कि भयानक आग लग गई है। आग की खबर सुनते ही सारे नौकर चाकर आग बुझाने दौड़ पड़े और पूरा घर अफरा तफरी में डूब गया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर बाहु चुपचाप प्रधानमंत्री के अध्ययन कक्ष में घुस गया। नुनजियान के बताए अनुसार उसने एक संदूक ढूंढा। संदूक खोलते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके भीतर सचमुच शाही माफी का प्रतीक, राजकीय क्षमा पात्र मौजूद है। वो जैसे ही उसे लेकर बाहर निकलने वाला था, अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। घबराकर वो तुरंत पर्दे के पीछे छिप गया। वो स्वयं प्रधानमंत्री है। आग के फैलने के डर से प्रधानमंत्री कुछ अहम दस्तावेज समेटने लगा। बाहु ने सांस तक लेना बंद कर दिया, मानो जरा सी हलचल उसकी मौत की वजह बन जाएगी। उधर नुनजियांग चुपके से काल कोठरी में घुसा और बाहु के विश्वस्त बुजुर्ग अंकल डेड को आजाद कर दिया, लेकिन बाहु का अब तक कोई पता नहीं। नुनजियान ने बाकी लोगों को आगे भेज दिया और खुद लौटकर अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ा। उसने बहाना बनाकर अपने पिता को अध्ययन कक्ष से बाहर बुला लिया, जैसे बाहु को भागने का मौका मिल सके। लेकिन जैसे ही दोनों आंगन में पहुंचे, सामने प्रधानमंत्री लौटता हुआ दिखाई दिया और वो दोनों घास में छिप गए। प्रधानमंत्री को देखते ही बाहु के दिल में उसका सबसे दर्दनाक अतीत उमड़ पड़ा। वो कभी दरबार में एक मंत्री का बेटा हुआ करता था। उसके बचपन में ही प्रधानमंत्री ने उसके पिता और दादा पर देशद्रोह का झूठा इल्जाम लगाया था। उन दोनों को उसकी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। वो खुद सिर्फ इसीलिए बच पाया क्योंकि उसे एक मर्तबान ने छिपाया गया था। आज उसके पिता का कातिल उसके सामने खड़ा है।
उसका मन हुआ कि वह बाहर कूद पड़े और बदला ले ले, लेकिन नुनजियान ने पूरी ताकत से उसे पकड़कर रोक लिया। काफी देर बाद बाहु ने खुद को किसी तरह संभाला। बाद में नुनजियान ने उससे सच्चाई जाननी चाहिए, लेकिन बाहु ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैंने तुम्हें सब बता दिया तो आज हम दोनों में से कोई एक जिंदा नहीं बचेगा। क्या तुम सच में जानना चाहते हो? बाहु की दृढ़ता देखकर नुनजियान ने और कुछ नहीं पूछा। बाहु ने उसे शाही क्षमा पत्र सौंपा और फिर अंकल डेक और राजकुमारी की दासी के साथ वहां से चला गया। अगली सुबह नुनजियान वो क्षमा पत्र लेकर महल पहुंचा। उसने राजा को बताया कि राजकुमारी अभी जीवित है। उसने विनती की कि इस क्षमा पत्र का उपयोग कर उसके पिता को राजा से छल करने के अपराध से माफ कर दिया जाए। राजा क्रोध से भर उठा, लेकिन गहन विचार के बाद उसने नुनजियान को एक मौका दिया। राजा ने शर्त रखी, अगर वो राजकुमारी को सुरक्षित और गुप्त रूप से लौटा सकता है तो प्रधानमंत्री को सजा नहीं दी जाएगी। नुनजियान ने ये चुनौती स्वीकार कर ली, ये जाने बिना कि वो बस एक जाल है। असल में राजा प्रधानमंत्री की शक्ति से डरता है, जो सिंहासन तक को खतरे में डाल सकती है। ऐसा अवसर वो कैसे छोड़ सकता है जिसमें वो उसे जड़ से उखाड़ सके। इधर बाहु, राजकुमारी और बाकी लोग फिर से एक दूसरे से मिले। राजकुमारी की दासी ने जब उन्हें सुरक्षित देखा तो उसने राहत की लंबी सांस ली। तभी बाहु राजकुमारी को अलग ले गया और गंभीर स्वर में बोला, अब से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। राजकुमारी समझ ही नहीं पाई कि वो अचानक ऐसा क्यों कह रहा है। कुछ ही देर बाद उसे गुलामों की तरह पकड़ लिया गया और घसीट कर ले जाया गया। यह आदेश किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने पिता यानी राजा का था। अपहरणकर्ता उसे नदी के पार ले गए। संजोग से उसी रास्ते में उनकी मुलाकात बाहु से हो गई। बाहु चुपचाप उनकी नाव में सवार हो गया और उनका पीछा करता हुआ लॉर्ड किम के निवास तक पहुंच गया। वो हवेली कड़ी सुरक्षा में है। राजकुमारी को बचाना आसान नहीं होने वाला। बाहु मदद मांगने नुनजियान के पास पहुंचा, लेकिन नुनजियान ने जोर देकर कहा कि अब ये मामला बाहु का नहीं है। उसने कहा कि वह खुद को रास्ता निकाल लेगा, लेकिन बाहु यूं चुप बैठने वालों में से नहीं। अगले दिन नुनजियान घर लौटा और अपने पिता प्रधानमंत्री से कहा कि उसने शाही क्षमा पात्र राजा के साथ अदला बदली कर ली है, लेकिन राजा ने अपना वचन तोड़ दिया और गुप्त रूप से राजकुमारी का अपहरण करवा लिया। ये सुनते ही प्रधानमंत्री क्रोध से तिलमिला उठा। हालांकि बेटे पर गुस्सा करने से ज्यादा जरूरी है राजकुमारी को जल्द से जल्द ढूंढ निकालना। उसी रात प्रधानमंत्री अधिकारियों को लेकर लॉर्ड किम की हवेली पहुंचा। उसने ये कहकर तलाशी का आदेश दिया कि किसी ने वहां देशद्रोहियों के छिपने की सूचना दी है। उधर इसी अफरा तफरी के बीच बाहु चुपचाप अंदर घुस गया। उसने पहरेदारों को बेहोश किया और एक दरवाजा जोर से खोला। कमरे के भीतर राजकुमारी ने एक आदमी को देखकर वार करने की कोशिश की। वो नहीं जानती थी कि सामने खड़ा व्यक्ति बाहु है। तभी उसने ऊपर देखा और अचानक रुक गई। वो हैरानी से बोली, तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढा? बाहु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता है। उसने ठंडे स्वर में एक डरावना प्रस्ताव रखा, क्या तुम अपनी मौत का नाटक कर सकती हो? राजकुमारी सन रह गई। बाहु ने फिर दोहराया, क्या तुम कर सकती हो? कुछ पल बाद उसने बहुत धीमी आवाज में हाँ कहा। कुछ समय बाद जब नुनजियान कमरे की तलाशी लेने पहुंचा तो वहां उसे केवल राजकुमारी के कपड़े और एक बीम से टंगी रस्सी मिली। वह अवाक रह गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। अगले दिन वो दासी उसके पास आई और उसे राजकुमारी का विदाई पत्र सौंपा। नुनजियान ने पत्र पढ़ा और उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उस दिन के बाद वो हर रोज शराब में डूबा रहने लगा। प्रधानमंत्री, जिसे कभी राजकुमारी की मौत पर संदेह था, अपने बेटे की यह हालत देखकर आखिरकार मान गया कि वो सचमुच मर चुकी है। उसके सारे संदेह समाप्त हो गए। इधर बाहु, राजकुमारी और उनके साथी उस इलाके को छोड़ने की तैयारी करने लगे, लेकिन अचानक नुनजियान उन्हें ढूंढता हुआ आ पहुंचा। उसे कभी यकीन ही नहीं हुआ था कि राजकुमारी सच में मर गई है। उसका शराबीपन केवल एक नाटक था ताकि वो अपने पिता को धोखा दे सके। बाहु ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने कठोर स्वर में कहा, अगर तुम सच में उसकी परवाह करते हो तो उसे मरा हुआ ही रहने दो, उसकी जिंदगी को दोबारा मत उलझाओ। लेकिन नुनजियान अड़ा रहा। वो उसे देखना चाहता है। दोनों के बीच बहस हो ही रही थी कि तभी राजकुमारी खुद सामने आ गई। उसने नुनजियान को अलग ले जाकर बात की। वो स्वीकार करने पर मजबूर हो गया कि वो कभी अपने दिल से उसे निकाल ही नहीं पाया था। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, वो उसे वापस ले जाने का संकल्प दोहराने लगा। तभी राजकुमारी ने अपनी कमरबंद निकाली।
उसे बीच से काटा और उसके हाथ में रख दिया। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हमारे बीच जो विवाह की बात थी उसे यही समाप्त समझो। शादी का ये बोझ अभी राजकुमारी के मन पर भारी है। एक शाम वो अनमनी सी एक किताब के पन्ने पलट रही है। अचानक उसमें लिखी बातों को देखकर वो इतनी घबरा गई कि पीछे गिर पड़ी। आवाज सुनकर बाहर से किसी ने दरवाजा खोलकर झांका। दरअसल कुछ दिन पहले ही बाहु, राजकुमारी, अंकल डेग और राजकुमारी की दासी इसी शांत जगह से रहने आए थे। रोजी रोटी के लिए बाहु रोज छोटे मोटे काम ढूंढने बाहर जाता। राजकुमारी और उसकी दासी सिलाई और रफू का काम करने लगी। लेकिन अंकल डेग के इरादे कुछ बड़े थे। उसने व्यापारी मानुजू से पैसे उधार लिए और किंग प्रदेश से रेशम की तस्करी कर बेचने की योजना बनाई। दुर्भाग्य से माल ले जा रहा जहाज समंदर में डूब गया। सारा निवेश पानी में चला गया। अब अंकल डेग और बाहु को मजबूरी में मानुजू के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कसम खाई कि वे किसी भी तरह उसका पैसा लौटा देंगे। व्यापारी हंसते हुए बाहु की ओर मुड़ा और बोला, सुना है तुम्हारी पत्नी चित्रकला में असाधारण है। अगर वो मेरे लिए कुछ किताबों के चित्र बना दे तो मैं कर्ज माफ कर दूंगा। बाहु ने यह प्रस्ताव तुरंत ठुकरा दिया। लेकिन जब राजकुमारी को इस बारे में पता चला तो वो देर तक अपने आप से लड़ती रही। आखिरकार उसने कोशिश करने का फैसला किया, लेकिन उसने कभी सांसारिक वासनाओं को देखा ही नहीं था। ऐसी किताबों के चित्र वो कैसे बना सकती है? जब उसने घबराते हुए अपनी पहली कोशिश दिखाई तो अंकल डेग ने सिर हिलाया। वो राजकुमारी की दासी से बड़बड़ाया, ये वैसी किताब बिल्कुल नहीं है जैसी वो चाहता है। दासी ने उसे धैर्य से समझाने की कोशिश की, फिर भी राजकुमारी पूरी तरह उलझन में है। आखिरकार अंकल डेग चुपचाप एक असली मोटी किताब लेकर आए। राजकुमारी और उसकी दासी ने डरते डरते उसे खोला। अगले ही पल दोनों घबराकर उसे फिर से बंद कर देती है। कई बार ऐसा करने के बाद राजकुमारी ने हिम्मत जुटाकर उसे ध्यान से देखने का फैसला किया। तभी बाहर से बाहु की आवाज आई। घबराकर राजकुमारी जमीन पर लेट गई और किताब को अपने शरीर के नीचे छिपा लिया। जब बाहु अंदर आया तो उसे इस तरह लेटा देखकर लगा कि वो बीमार है। दासी ने तुरंत बात संभाली और कहा कि कोई खास बात नहीं है। उसने बाहु को बाहर भेज दिया। तभी दोनों औरतों ने राहत की सांस ली और फिर से अपना काम शुरू किया। अगले ही दिन राजकुमारी के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना महान और साहसी स्त्रियों की कहानियों को चित्रों के साथ जोड़ा जाए। इस तरह सिर्फ पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी इन कहानियों से जुड़ पाएंगी। अंकल डेग के सावधान मार्गदर्शन में ये काम धीरे धीरे आकार लेने लगा। शब्दों में संवेदना है और चित्रों में आत्मा। किसी को अंदाजा नहीं कि यह छोटा सा प्रयास इतना बड़ा रूप ले लेगा। जब पुस्तक प्रकाशित हुई तो वह अप्रत्याशित रूप से बेस्ट सेलर बन गई। उस व्यापारी का कर्ज चुका दिया गया, लेकिन प्रसिद्धि अपने साथ संकट भी लेकर आई। फुसफुसाहटें फैलने लगी। कहा जाने लगा कि राज्य की एक राजकुमारी प्रेम और भावनाओं से भरी कहानियां लिख रही है और उसकी किताब उच्च समाज की स्त्रियों में बेहद लोकप्रिय हो रही है। यह बात अंततः राजा तक पहुंच गई। वो क्रोध से भर उठा। उसने आदेश दिया कि ऐसी सभी किताबें जला दी जाए और लेखक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। राजकुमारी की किताब को पहचानने वाला कोई और नहीं बल्कि नुनजियांग था। अगले ही दिन वो सैनिकों को लेकर अपराधी को पकड़ने पहुंचा, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। राजकुमारी को पकड़ने की बजाय सैनिकों ने बाहु को जंजीरों में जकड़ लिया। राजकुमारी चीखती हुई आगे बढ़ी, लेखिका मैं हूँ, अपराधी मैं हूँ। लेकिन नुनजियांग ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया, बाहु को ले जाया जाए। वो टूटते हुए आवाज में पुकारती हुई उनके पीछे भागी, लेकिन सब व्यर्थ था। कुछ समय बाद राजकुमारी नुनजियांग को खोजने पहुंची, इस आशा में कि वो बाहु की रिहाई के लिए उसे विनती कर सके। लेकिन वहां उसने जो सुना उसे उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। नुनजियांग और बाहु के बीच जेल में हो रही बातचीत, उन शब्दों में उसके पिता, राजा और अतीत में उनके विश्वासघातों का सच शामिल है, जिनके बारे में वो कभी जान ही नहीं पाई थी। हर वाक्य उसके दिल को चीरता चला गया। वो स्तब्ध रह गई, टूटी हुई, अविश्वास में डूबी। उसी रात अंकल डेग जेलर को रिश्वत देकर राजकुमारी को बाहु से मिलने का अवसर देते हैं। जैसे ही उसने बेड़ियों में जकड़े हुए बाहु को देखा, उसके आंसू रुक ना सके। ये व्यक्ति उसके लिए कितना कुछ सह चुका है, जितना वो कभी समझ भी नहीं पाई थी। बाहु ने सलाखों के पीछे से उसका हाथ थाम लिया। चिंतित होकर उसने पूछा,
तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? बाहु ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। लेकिन राजकुमारी कैसे चिंता न करे? जब वो कोठरी से बाहर जा रही थी, बाहु ने चुपके से उसके हाथों में एक पत्र थमा दिया। धीमी आवाज में बोला, इसे तुरंत अंकल डेक तक पहुंचा देना। अगले दिन अंकल ने वो पत्र संजीव मंदिर के महंत तक पहुंचा दिया। महंत से जो सत्य सामने आया उसने सबको हिला दिया। पत्र में प्रमाण है, ये साबित करने के लिए कि प्रधानमंत्री राजद्रोह की साजिश रच रहा था। बहुत पहले ही प्रधानमंत्री को बाहु की असली पहचान का पता चल चुका था। उसे बाहर लाने के लिए उसने बाहु की माँ और उसकी बहन को बंधक बना लिया। बाहु ने उन्हीं को बचाने के लिए ये पत्र राजा तक पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रतिबंधित पुस्तक के मामले में उसे जेल में डाल दिया गया। उधर प्रधानमंत्री बेचैन होता जा रहा है। उसे डर है कि कहीं बाहु पहले ही वो पत्र राजा तक न पहुंचा चुका हो। नुनजियांग सब जानते हुए भी कि बाहु कैद में है, इस सच्चाई को अपने पिता से छिपाए रहा। अकेले में वो राजा की प्रतिक्रिया परखने के लिए अपनी ही एक गुप्त योजना रच रहा है। अगले ही दिन प्रधानमंत्री ने राजा के सामने उन दरबारियों की सूची रख दी जिन्होंने प्रतिबंधित पुस्तकें खरीदी थी। सूची देखते ही राजा का चेहरा पीला पड़ गया। जिन लोगों को उसने बड़ी मेहनत से प्रधानमंत्री के विरोध में खड़ा किया था, वही गुट अब संकट में है। राजा समझ गया, अगर ये बात बाहर आई तो उसकी पूरी राजनीति योजना ढह जाएगी। घबराहट में उसने एक गुप्त आदेश दिया, रात के अंधेरे में जेल में बंद गवाह को चुपचाप मार दिया जाए। जब पहरेदार बाहु को मारने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक वो ठिठक गया। उसने उसे पहचान लिया। ये तो वही व्यक्ति है जिसने कभी राजकुमारी का अपहरण किया था। उसके हाथ कांप गए। उसी क्षण नुनजियान स्वयं कोठरी में आ पहुंचा और पहरेदारों को बाहर जाने का आदेश दिया। बाद में पहरेदारों ने ये सब राजा को बताया। राजा के हृदय में एक झटका सा लगा। अगर बाहु जीवित है तो क्या राजकुमारी भी जीवित है? उसी रात राजा ने एक गुप्त जांच का आदेश दे दिया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने तुरंत समझ लिया कि हत्यारे राजा की ओर से भेजे गए थे। ये जानकर उसे राहत मिली कि राजा के पास अब तक वो पत्र नहीं पहुंचा है। यदि पत्र राजा तक पहुंच चुका होता तो वो इतनी उतावली में बाहु को मरवाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन एक बात की कल्पना भी मंत्री ने नहीं की थी कि विश्वासघात उसके अपने बेटे से आएगा। उसी रात राजकुमारी स्वयं एक कुलीन परिवार के घर में चुपके से घुस गई। वो एक गुप्त बही खाता ढूंढ रही है जो बाहु को बचा सकता है। घबराहट में उसका हाथ लग गया और एक शराब की बोतल गिर पड़ी। आवाज से पूरा घर जाग उठा। डर के मारे उसने उस आदमी के सर पर फूलदान मारा और भाग खड़ी हुई। लेकिन कुछ ही पलों में वो और उसके साथी चारों ओर से घिर गए। लगने ही वाला था कि वे पकड़े जाएंगे, तभी एक नकाबपोश व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ। उसने पहरेदारों से लोहा लिया और दोनों को भाग निकलने का मौका दिया। अगले दिन अपने कमरे में उन्हें वही बही खाता मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। राजकुमारी तुरंत समझ गई, नकाबपोश कोई और नहीं, नुनजियान ही था और ये बही खाता वो ही रख गया है। उसमें उन सभी लोगों के नाम दर्ज है जो प्रधानमंत्री से जुड़े थे और जिन्होंने प्रतिबंधित पुस्तकें खरीदी थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की पत्नी का नाम भी उसमें शामिल है। अब उनके पास बाहु को बचाने का रास्ता है। राजकुमारी ने वो बही खाता मंत्री किम को सौंप दिया, जिन्होंने उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया। उसी रात राजा ने बाहु को गुप्त रूप से बुलाया। दोनों के बीच एक सौदा हुआ। राजा बाहु की कुलीन उपाधि लौटाएगा और उसके परिवार का नाम साफ करेगा और बदले में बाहु प्रधानमंत्री के विरुद्ध राजा का साथ देगा। अगले ही दिन राजा ने बही खाते का उपयोग कर प्रधानमंत्री को मजबूर किया कि वो बाहु की पुनर्बहाली स्वीकार करे। प्रधानमंत्री क्रोध से लगभग घुट गया। उसी क्षण उसे समझ आ गया, नुनयांग ने ही किया है। बाद में कृतज्ञ बाहु ने गुप्त पत्र नुनयांग को सौंप दिया जो प्रधानमंत्री के राजद्रोह को सिद्ध करता है। नुनयांग घर लौटा और अपने पिता के सामने सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसने कहा उसने ये सब केवल परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए किया, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने उस पर विश्वास नहीं किया। कुछ समय बाद बाहु को फिर से होन्यांग में एक उच्च पद पर नियुक्ति मिल गई, लेकिन राजकुमारी उसके साथ नहीं जा सकती। भारी मन लिए वो समुद्र तट पर भटकने लगी। बाहु उसके पीछे आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उन्होंने कभी अपने प्रेम को शब्दों में नहीं कहा था, लेकिन जो कुछ उन्होंने साथ सहा उसके बाद शब्दों की जरूरत ही नहीं। बाहु ने वादा किया, ये बिछड़ना अस्थायी है, वो जल्दी ही उसे हान्यांग ले जाएगा। वो सामान बांधने ही वाला था
कि अचानक राजा के सैनिक आ पहुंचे। अंततः राजकुमारी को उसके पिता के सामने लाया गया। राजा की आंखों में अपराध बोध और पीड़ा है। वो जानता है उसकी बेटी उससे घृणा करती होगी। अतीत में राज्य के लिए उसने उसकी खुशियां कुर्बान की थी, लेकिन इस बार वो उसे बचाएगा। राजा ने राजकुमारी को अपनी बाहों में भर लिया। अब वो केवल एक अच्छा पिता बनना चाहता है। बाद में राजकुमारी ने बाहु से कहा कि उसके पिता उसकी रक्षा के लिए लोग भेजेंगे। इसका अर्थ है अब वो भी बाहु के साथ हानियोंग जा सकती है। ये सुनते ही बाहु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हानियोंग लौटने के बाद बाहु आखिरकार अपनी माँ और छोटी बहन से मिल पाया। राजकुमारी ने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए बाहु की पत्नी बनने का नाटक किया। उसके बाद से वो दिन प्रतिदिन सास के ताने और प्रताड़ना को सहती रही। सास उसे नीचे कुल का समझकर तुच्छ समझती और अक्सर उसे मुश्किलों में डालती। उसे ये नहीं पता कि वह वास्तव में एक राजकुमारी है, लेकिन जो उसने किया वो सब केवल उस आदमी के लिए है जिससे वो प्रेम करती है। राजकुमारी हर दिन चुपचाप सहती रही। सिर्फ उसकी नौकरानी ही उसे सच में दया और सहानुभूति देती थी। इसी बीच राजकुमारी लगातार बाहु की चिंता करती रही, जो व्यापार के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। उसे खुश करने के लिए नौकरानी ने उसका पसंदीदा खाना बनाया, लेकिन जब सास को इसकी खुशबू मिली तो वो दौड़ कर आई और नौकरानी को डांटा कि इतनी कीमती तेल का इस्तेमाल क्यों किया। नौकरानी ने जल्दी से माफी मांगा, लेकिन सास अब भी उसे घर से निकालना चाहती है। तब राजकुमारी तुरंत आगे बढ़ी और बोली, मैंने नौकरानी को ये पकाने के लिए कहा था, ये उसकी नहीं मेरी गलती है। सास ने फिर भी दबाव बनाया। राजकुमारी को परेशान होता देख नौकरानी जमीन पर गिरकर वादा करने लगी कि वो कभी ऐसा दोबारा नहीं करेगी। तभी सास वहां से चली गई, लेकिन खाना पहले ही जल चुका था। नौकरानी का मन उदास हो गया। फिर भी राजकुमारी ने उस खाने को चखा और उसे खाकर उसे सांत्वना दी। बाद में राजकुमारी अपने कमरे में बैठकर देओप को पढ़ना सिखा रही है। सास ने यह सुन लिया और शक करने लगी, कैसे कोई इतने सामान्य परिवार से होकर इतना पढ़ा लिखा हो सकता है। उसने योजना बनाई कि वो बाहु के लौटने पर सीधा उससे पूछेगी, लेकिन बाहु के लौटने से पहले एक अनचाहा मेहमान आया, देओप की असली माँ। तभी सास को पता चला कि देओप राजकुमारी का बच्चा नहीं है। सास ने उन्हें कमरे में बुलाया और राजकुमारी से पूछा कि क्या देओप को सच मालूम है। राजकुमारी ने कहा कि उसे सब पता है। सास क्रोधित हो गई। परिवार में सबको पता है, केवल उसे नहीं। इसी बीच राजकुमारी की नौकरानी ने चाचा को पूरी स्थिति बता दी। गुस्से में चाचा कमरे में घुसे और उस महिला को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की। सास ने उन्हें रोककर पूछा, ये क्या कर रहे हो। चाचा ने गुस्से में कहा, इस महिला ने जन्म के दिन ही बच्चे को छोड़ दिया और किसी अन्य पुरुष के साथ भाग गई थी। वो लगभग अपनी तलवार उठाकर उस महिला को सजा देने वाला था, लेकिन राजकुमारी ने उसे रोक लिया। ये सुनकर सास ने तुरंत महिला को बाहर निकालने की इच्छा जताई, लेकिन महिला ने उस समय एक पहचान चिन्ह पेश किया जो कुलीन परिवार का प्रतीक है। उसने कहा कि यह उसके स्वर्गीय पिता का है। सास स्तब्ध रह गई। ये महिला वास्तव में उच्च घराने से है, इसीलिए उसने तय किया कि बाहु के लौटने तक उसे अस्थायी रूप से रहने दिया जाए। चाचा क्रोधित है। कैसे कोई महिला जिसने अपने बच्चे को त्यागा सभ्य व्यवहार कर सकती है। वास्तव में महिला ने सही पत्नी की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। राजकुमारी के कमरे पर कब्जा कर लिया। उसे नौकरानी समझकर बर्तन धुआए और गंदे कपड़े भी साफ कराए। राजकुमारी ने बाहु के आने तक चुपचाप सब कुछ सहा। सौभाग्य से कुछ ही दिनों में वो वापस लौटा। उसने तुरंत अपनी पूर्व पत्नी को खींचकर बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन महिला बोली, मैं जानती हूँ कि अंदर वाली महिला वास्तव में राजकुमारी है। बाहु ने उसे बेवकूफी मत करने की चेतावनी दी, लेकिन वो उसे धक्का देकर चिल्लाई। सास बाहर आई और बाहु को रोक लिया, क्योंकि उसके अनुसार कुलीन स्थिति वाली महिला परिवार के भविष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अपनी माँ को दृढ़ देखकर बाहु के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उसे सच बताना पड़ा कि वह महिला वास्तव में राजकुमारी है। सास पूरी तरह स्तब्ध रह गई। फिर बाहु ने अपने पूर्व पत्नी को भंडार खाने में बंद कर दिया ताकि वो राजकुमारी के रहस्य को ना फैला सके। अगले दिन एक सन्यासी उनके घर आए। सास ने पूर्व पत्नी का जिक्र किया और सन्यासी ने कहा कि वो उसे ले जाकर सन्यासी बना सकता है। सभी ने इसे एक अच्छा विचार माना, लेकिन जब बाहु उसे लेने गया वो पहले ही जा चुकी थी। उसने घर से कुछ कीमती सामान भी चुराए हैं। उस समय तक पूर्व पत्नी प्रधानमंत्री के घर चली गई। उसने राजकुमारी का रहस्य पैसों के बदले बेच दिया, लेकिन उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया
और प्रधानमंत्री ने उसे तुरंत वहीं समाप्त करवा दिया। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री भारी संख्या में सैनिकों के साथ बाहु के घर आ पहुंचे। दरवाजा खोलने वाली कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजकुमारी थी। उसे इस तरह आत्मविश्वास से खड़ा देख प्रधानमंत्री के होंठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान उभरी। राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, मैं बदली नहीं हूँ, मैं हमेशा से ऐसी ही थी, बस आपने मुझे कभी इस तरह देखा नहीं। प्रधानमंत्री का धैर्य टूट गया। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, उसे मार डालो। उसी पल आसपास बड़ी संख्या में आम लोग इकट्ठा हो गए। दरअसल हर दिन इसी समय राजकुमारी लोगों में भोजन बांटती है। भीड़ को देखकर प्रधानमंत्री समझ गया कि अभी उसे मारना असंभव है। उसे पीछे हटना पड़ा, लेकिन जब तक राजकुमारी जीवित है वो चैन से नहीं बैठ सकता। उसी रात उसने हत्यारे भेजे, पर घर खाली मिला। बाहु बहुत पहले ही राजकुमारी को वहां से ले जा चुका था। रास्ते में ही हत्यारों ने उन्हें घेर लिया। तभी एक नकाबपोश व्यक्ति प्रकट हुआ, नुनयांग। उसी समय राजा भी अतिरिक्त सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। हत्यारों को पीछे हटना पड़ा। राजकुमारी को सुरक्षित देखकर राजा ने पहली बार सुकून की सांस ली। उस रात बाहु राजकुमारी के कमरे में बैठा कुछ पढ़ रहा था। काफी देर हो जाने पर वो उठकर जाने लगा, लेकिन राजकुमारी ने उसे वहीं रोक लिया। आज यहीं ठहरो, बैठो, मैं इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। बाहु एक पल को स्तब्ध रह गया। फिर उसने कहा कि वह थोड़ी देर में लौटेगा और बाहर चला गया। कुछ समय बाद वो राजकुमारी को आंगन में ले आया। खुले आसमान के नीचे उसने अपने दिल की सारी बातें कह दी। उसने प्रेम की सच्ची स्वीकारोक्ति की और एक साधारण सी पट्टी उसके सर पर बांध दी। फिर दोनों ने एक सादा सा विवाह संपन्न किया। राजकुमारी की असली पहचान अभी दुनिया के सामने लाई नहीं जा सकती। यही सब कुछ है जो बाहु उसे दे सकता है। विवाह भले ही सादा था, लेकिन राजकुमारी संतुष्ट थी। आखिरकार वे सच में पति पत्नी बन चुके हैं। उधर नुनजियांग अपने पिता के देशद्रोह के सबूत चुराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके बड़े भाई ने गुस्से में उसे फटकारा, तू बार बार परिवार से गद्दारी करता है। नुनजियांग को लगा कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन तभी प्रधानमंत्री ने तलवार खींची और सबके सामने उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने जो सच बताया उससे नुनजियांग स्तब्ध रह गया। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि वो दिवंगत राजा का सबसे बड़ा पोता था, सिंहासन का एकमात्र वैध उत्तराधिकारी। प्रधानमंत्री उसका चाचा था और जिसे वो केवल मौसी समझता आया है वो उसकी सगी माँ थी। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हें सिंहासन पर बिठाने के लिए किया। नुनजियांग को विश्वास नहीं हुआ। वो अपनी मौसी के पास गया। उसने स्वीकार किया कि वो सचमुच उसकी माँ है। तभी नुनजियांग समझ गया कि उन्होंने हमेशा उसका और राजकुमारी का विरोध क्यों किया, क्योंकि वे आपस में चचेरे भाई बहन थे। लेकिन सच्चाई जानने के बाद भी नुनजियांग राजा बनना नहीं चाहता। उसे साफ दिख रहा है कि उसका चाचा उसे सिर्फ एक कठपुतली बनाना चाहता है। उसका संदेह तब सच साबित हुआ जब उसकी माँ ने उसे एक वस्तु दिखाई, खून से लिखा गया एक वसीयतनामा। वो दस्तावेज उसके पिता ने छोड़ा था। उसमें लिखा है कि उसकी हत्या प्रधानमंत्री ने करवाई थी। सिंहासन की लड़ाई के समय प्रधानमंत्री कभी उसके पिता के साथ था तो कभी वर्तमान राजा के साथ। जब वर्तमान राजा जीत गया तो अपनी निष्ठा साबित करने के लिए प्रधानमंत्री ने निर्वासन के दौरान देओब के पिता की हत्या करवा दी। उसकी मां ने यह वसीयतनामा वर्षों तक संभाल कर रखा था ताकि प्रधानमंत्री नुनजियांग का शोषण न कर सके। वो इसे लेकर प्रधानमंत्री का सामना करना तो चाहती थी, लेकिन पहरेदारों ने उसे रोक दिया, चेतावनी दी कि अगर वो आगे बढ़ी तो वो और उसका बेटा दोनों मारे जाएंगे। नुनजियांग जानता है कि उसका चाचा यानी प्रधानमंत्री एक निर्दयी इंसान है। अपनी माँ की रक्षा के लिए उसने वो वसीयतनामा आग में झोंक दिया। उसकी माँ ने रोते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नुनजियांग ने कहा, मेरे मृत पिता से अधिक महत्वपूर्ण आप है। ये सुनते ही उसकी माँ उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। इधर प्रधानमंत्री पहले ही नुनजियांग के विरोध को भांप चुका था। उसने दरबार के एक अन्य गुट के साथ हाथ मिला लिया और राजकुमारी को पकड़ लिया। उसे अपने सौदे का मोहरा बनाकर राजकुमारी ने जो भी कहा वो अनसुना कर दिया गया। प्रधानमंत्री के लिए केवल एक ही बात मायने रखती है, नुनजियांग का रुख। नुनजियांग ने विवश होकर आज्ञाकारी बनने का नाटक किया, लेकिन भीतर ही भीतर उसने बाहु तक अपना संदेश पहुंचा दिया। अगले दिन नुनजियांग ने अनुमति मांगी कि वो राजकुमारी के साथ अपने पिता की समाधि पर जाना चाहता है। संदेह में डूबा प्रधानमंत्री भी उनके साथ चल पड़ा, लेकिन रास्ते में
बाहु अपने लोगों के साथ घात लगाकर बैठा था। एक ही झटके में बाहु और नुनजियान ने मिलकर राजकुमारी को मुक्त करा लिया। फिर भी नुनजियान प्रधानमंत्री से अपने रिश्ते का अंत करना चाहता था। कभी पिता पुत्र जैसे रहे ये दो लोग आज एक दूसरे के प्राणों के शत्रु बन चुके हैं। नुनजियान ने वार करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वो अपने ही खून पर तलवार नहीं चला सका और मुड़कर जाने लगा। तभी प्रधानमंत्री ने जमीन से तलवार उठाई और पीछे से नुनजियान पर वार कर दिया। नुनजियान घुटनों के बल गिर पड़ा और प्रधानमंत्री लड़खड़ाते हुए वहां से भाग निकला। जब तक बाहु और राजकुमारी उसके पास पहुंचे, नुनजियान की सांसें टूटने लगी थी। वे समझ गए घातक वार प्रधानमंत्री ने ही किया था। अपने अंतिम शक्ति समेटते हुए नुनजियान ने कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है, बस काश मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा और रह पाता। ये कहते ही उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई। बाहु और राजकुमारी उसके निर्जीव शरीर के पास टूट कर रो पड़े। दरबार लौटने पर राजा ने बाहु को बुलाया। उसकी आवाज में थकान और पश्चाताप है। उसने स्वीकार किया, मैं एक अयोग्य राजा रहा। प्रधानमंत्री और दरबार के गुट विद्रोह की तैयारी कर चुके हैं। मैं जनता का विश्वास खो चुका हूँ, लेकिन एक बात स्पष्ट जानता हूँ कि प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया व्यक्ति कभी सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए, वरना पूरा जोसियान अराजकता में डूब जाएगा। राजा की बाहु से अंतिम विनती है, प्रधानमंत्री को रोक लो। बाहु ने शपथ ली, मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। महल से निकलकर बाहु ने लॉर्ड किम से भेंट की और उसे सैनिक जुटाने को कहा। उस रात लॉर्ड किम सेना के साथ महल में प्रविष्ट हुआ। पुराने राजा को यह क्षण पहले से मालूम था। वो एकदम शांत भाव से बैठा रहा, चाय पीते हुए। उसके साथ केवल एक वफादार प्रहरी है, वही प्रहरी जो उसे राजकुमारी के कक्ष तक ले गया। राजकुमारी ने पिता से आग्रह किया, मेरे साथ चलिए, लेकिन राजा ने इनकार कर दिया। मैं अपनी बेटी को खतरे में नहीं डाल सकता। उधर बाहु प्रधानमंत्री के निवास में पहुंचा। वो जानता था कि अंत आ चुका है। वो पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने कहा, मैंने जो भी निर्णय लिए वो जोसियन साम्राज्य के लिए था। अब जब अपने परिवार और अपने कर्मों को देखता हूँ तो समझ आता है कि मैंने ही समझने में बहुत देर लगा दी। पहली बार उस निर्दयी व्यक्ति की आंखों में नुनजियान के लिए अपराध बोझ झलका, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु दंड बहुत सरल दंड है। इसीलिए बाहु ने उसे जीवित छोड़ दिया ताकि वो अपने शेष दिन अपने पापों के भार तले जीता रहे। अंततः राजा ने गद्दी छोड़ दी, राज्य में शांति लौट आई और अब जब सब कुछ शांत हो गया तो बाहु और राजकुमारी आखिरकार स्वतंत्र हो गए, एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के लिए। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।